हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा 24x7 पर। आज हम सब मौर्य साम्राज्य से जुड़े 30 प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछता है। यह भाग 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रश्न 1। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य में सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो उत्तर है मौर्य वंश। मौर्य समय 323 से 184 ईसा पूर्व तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को बिहल तथा कुलहीन भी कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखादत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं को भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितम या अभिसारिका वंदितम। प्रश्न 4 है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसका सही जवाब है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। प्रश्न है, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया है? सही जवाब है इसका जस्टिन। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान था। वह इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन 2 नामों से भी विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। वे राजनीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह भारत में राज्य शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम राजग्रंथ है। प्रश्न है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक की उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पद्म खंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम भी सामान्यतः चाणक्य से लिया जाता है। चाणक्य के अन्य अनेक नाम भी प्रचलित थे। अंशुल, अंशु, अंगुल, वात्सायन, कात्यायन आदि इन्हीं नामों से पुकारा जाता है। प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, तो यह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र प्रशासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र। मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। मित्र राज्य के कान हैं। राजा के मित्र शांति और युद्धकाल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। इस संबंध में कौटिल्य का आदर्श तथा कृत्रिम मित्र के भेद करते हैं। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश असंभावी है। प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीति पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न, किसके शासनकाल में डेमिकस भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डेमिकस डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्य सभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था?
तो मुख्यतः यह लकड़ी का बना था। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे व अवशेष एवं कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। प्रश्न 14 है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो ये प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र का है। पाटलिपुत्र का बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। यहाँ से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थानों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो इसको पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। राजनैतिक तौर पर भारत का एकीकृत चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है अशोक। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिसका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्तिपुत, केरलपुत तथा ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रयत्न या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उपाधि। अशोक 269 ईसा पूर्व के लगभग मगध के सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव नाम प्रिय दसी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था का संकेत मिलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है दीपवंश और महावंश में। सिंहली अनुश्रुति दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसका अध्यक्षता मोंगलीपुत्र तिस्स नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी। प्रश्न है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। दोस्तों, यदि प्रश्नों का श्रृंखला आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, रज्जुक थे, तो रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी होते थे। अशोक के अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर अस्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिला अधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त थे। अगला प्रश्न है, सार्थवाह किसे कहते हैं? तो सार्थवाह
व्यापारियों के काफिलों को कहते हैं। मौर्य काल में व्यापारी काफिलों कारमा को सार्थवा की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो इसका सही जवाब है अग्रहरि। दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये 3 पदाधिकारी हैं युक्त। ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूली करते थे। राजुक, ये भूमि का पैमाइश करने वाला अधिकारी था। ये आजकल बंदोबस्त अधिकारियों के भांति होते थे। प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान का संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? सही जवाब इसका है अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। ये स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुए पत्थरों से निर्मित हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो इसका सही जवाब है सांची का स्तूप। स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। अतः विकल्प सी सही होगा। जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, जिसकी तिथि 2री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों का खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कालिंग मैकेजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ के धमेक स्तूप गुप्तकालीन है जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाए गए थे। प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक का जो शिलालेख होता था वो अधिकतर प्राकृतिक भाषा में होता था। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए थे। ये स्थान है शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरागुड़ी, सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा का लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखे गए हैं। शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेखों तथा लंगमान नामक स्थान से आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो इसका सही जवाब है शहबाजगढ़ी। अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमेइक और ग्रीक एवं सीरियाई लिपियों का प्रयोग हुआ है। भारत के मुख्य क्षेत्रों से प्राप्त अशोक के अभिलेख जहां ब्राह्मी में है, वहीं उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र और बाहर से प्राप्त अभिलेख अन्य लिपियों में हैं। अशोक के शहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, जबकि कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उदाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनाम प्रिय की पहचान सिंहल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में भी यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अतः 1915 ईस्वी में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है रुमनदेई। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेतूर एवं उडेलगोलम के लेखों से अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है।
दोस्तों, ये मौर्य साम्राज्य से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसको हमने पार्ट 1 कहा। अभी भी कुछ प्रश्न बचे हैं, जिसको पार्ट 2 में डाला जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने अपना अमूल्य समय ज्ञान गंगा 24/7 को दिया, उसके लिए धन्यवाद।